हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ, और टॉपिक होगी बोहर से ही रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बोहर को पढ़ रखा है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोहर के पॉस्टुलेट्स को। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फार्मूला को बोहर ने बनाया या कौन कौन सा फार्मूला उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। और आज की टॉपिक बेस्ड होगी बोहर के फार्मूले पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबको एक बार वेलकम है इस वीडियो में। और अब स्टार्ट करते हैं बोहर के फार्मूला। क्लियर? स्टूडेंट्स, पहले तो ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फार्मूले क्यों लिखा गया। क्लियर? सो बोहर ने एक फार्मूला ना दे के कई फार्मूले दिए, ठीक है। और जब एक से ज़्यादा फार्मूले होते हैं तो उसको बोलते हैं फार्मूले। क्लियर? सो बोहर ने एटम के लिए दो फार्मूला दिया। एक तो फार्मूला इनका था रेडियस का, ऑर्बिट की रेडियस का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और दूसरा इनका जो फार्मूला था वो था एनर्जी के लिए, ठीक है। दो फार्मूले हैं इनके, एक है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के लिए, दूसरा है एनर्जी के लिए। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स और इसके साथ साथ क्या न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटॉन्स होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसी एटम के लिए बोहर ने अपने फॉर्मूले दिए थे। पहला फार्मूला उनका क्या था कि कोई भी ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट्स की रेडियस कैसे निकाली जाए, ठीक है। और दूसरा फार्मूला उनका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो जैसे एन सेल में है, फिर एन से N1 में जाए, N2 में जाए, N3 में जाए, तो इसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, या इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो अब दोनों फार्मूला को तो एक साथ ड्राइव नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 वर्क करते हैं। तो पहला हमारा रहेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया, Rn इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक। थोड़ा सा इसका हम जान लिया जाए तो R क्या हो जाएगा आपका, R तो आपका रेडियस ही है जो आपको निकालना है। किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक। n क्या हो जाएगा, n आपका होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। और आपको पता है कि जो ऑर्बिट्स होती है उसकी नंबर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो मतलब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पे हम इनफाइनाइट के लिए भी कुछ वर्क करेंगे, लेकिन वो करेंगे एनर्जी के टर्म में। फिर क्या आपका 53 है, ये तो एक डिजिट से कोई दिक्कत नहीं। पिकोमीटर, तो पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। फिर क्या है, जेड है, तो जेड को आप सीधे बोल दो एटॉमिक नंबर, या और बोलना चाहो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो बोहर का ये फॉर्मूला हेल्पफुल है टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक। अब देखो, इसके बाद हमको एक चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और ऑर्बिट्स में अगर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो जितना ऑर्बिट बड़ा होगा, ठीक है, ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अगर जो फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टर, तो क्या होगा, उतनी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम रेडियस निकाल के थोड़ा सा क्या करेंगे, एरिया कम करेंगे, और एरिया जब कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना आसान था। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा मेन टारगेट है
रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के लिए बोहर ने फार्मूला दिया आर इन इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लेन हो गई, बट बोहर के जो फार्मूलेज थे उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी बोहर के फार्मूला की, कि इट इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होंगे, तो हाइड्रोजन लाइक एटम सीखने के पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ साथ क्या होगा, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो 1 न्यूक्लियस है, लेकिन 1 न्यूक्लियस तो सभी एटम में होगा। तो इसके लिए बेफिक्र हो, बस ये समझो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होंगे, कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो अब जो अदर एलिमेंट्स हैं उसको हाइड्रोजन की तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, He+, हो गया ना हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि अभी इसके पास क्या हो गया, नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही आपका लिथियम है 3, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये हो गया आपका Li++, और ये किसके इक्वल हो गया, हाइड्रोजन के। ठीक, क्यों हाइड्रोजन के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही और अगर जो करना चाहो तो एक बेरिलियम ले लो आप, बेरिलियम में कितना होता है 4, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर कर दो तो बना लेगा B+3, और ये भी सिमिलर हो जाएगा किसके, हाइड्रोजन की। ठीक, तो इतनी सारी स्पीसीज हो गई हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक, ये फार्मूला हो गया, और ये वैलिड है किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हम लोगों ने कुछ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी बना लिए। अब क्या करें, अब एक ऐसा एग्जाम्पल्स लें जिससे हम रेडियस निकालें 2-3, और हमारा ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे वो हमको क्लियर हो जाए। ठीक, तो वो भी करते हैं। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया, सपोज क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस of hydrogen for first orbit, second orbit, third orbit and fourth orbits। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन का आप लोग रेडियस निकालो, वो भी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालो, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालो, फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, सीधे सीधे हम फार्मूले पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बोहर साहब का फार्मूला है Rn, तो क्या करना, हमको निकालना है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। पहले चेक करेंगे कि हाइड्रोजन एटम बोहर के इस फार्मूले से इसकी रेडियस निकाली जा सकती है कि नहीं, तो हाँ निकाली जा सकती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वैलिड है इस फार्मूले से। तो हाइड्रोजन के लिए पहले किसका निकालोगे आप, फर्स्ट ऑर्बिट का। तो फर्स्ट ऑर्बिट को निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, Rn = 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। अब वैल्यू पुटअप कर लो, तो किसके लिए निकाले जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। एन क्या शो करता है, एन यहाँ पे लिखा हम लोग, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम लोग किसके लिए निकाले, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हमने क्या कर दिया, एन की जगह पे क्या ले लिया, 1। अब एन की जगह पे जब 1 लिया तो ये हो जाएगा 53 पिकोमीटर इंटू एन, यहाँ भी आ गया तो एन की वैल्यू कितना लिया, 1, क्योंकि ये भी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में आप लोग किस ऑर्बिट्स के लिए निकालने जा रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट्स के लिए। क्लियर। तो अब वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। और जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन के केस में, तो सबको पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसका कितना होगा, 1 ही होगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 53 पिकोमीटर, 53 पिकोमीटर। यही तो आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा, ये 1 1 से कैंसिल, तो आ जाएगा 53 पिकोमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि जो R1, सॉरी यहाँ पे R1H भी रख लो क्योंकि आप हाइड्रोजन का निकालो, ठीक है। तो R1H ऐसे लिख सकते हैं, R1H = 53 पिकोमीटर। कह सकते हैं ना कि R1H रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन = 53 पिकोमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, अब अगर इसी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुटअप कर दें तो क्या लिख सकते हैं, Rn = ये रख सकते हैं R1H × n² अपान
जेड। तो एक फार्मूला आपको और मिल गया, कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 53 पिकोमीटर यहाँ है और R1H की भी वैल्यू कितनी आ रही है 53 पिकोमीटर। तो अब 53 के प्लेस से हमने क्या रख दिया R1H। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, वो होता है Rn इक्वल टू A नॉट N स्क्वायर अपॉन जेड। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, इसी के सिमिलर होती है। तो हमारे पास 3 फार्मूला हो गया। कैसे कैसे? एक तो हो गया ये आपका, दूसरा हो गया आपका ये, और तीसरा होगा ये। और ये तीनों यूजफुल है किसी भी एटम के ऑर्बिट की रेडियस को निकालने के लिए। बट वो एटम क्या करे, वो एटम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक, तो R1 आपको मिल गया। अब R2 पे आते हैं। सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे। सेकेंड ऑर्बिट के लिए फिर वही फार्मूला Rn इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू N स्क्वायर अपॉन जेड। फिर वही वैल्यू अब यहाँ पे निकालना है किसके लिए, R2H के लिए। तो क्या करोगे 53 पिकोमीटर इंटू N की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ फर्स्ट का था तो 1 था, सेकेंड के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 1। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और 1 212 पिकोमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालो तो R3H हो जाएगा आपका। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, 53 पिकोमीटर इंटू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 और 9 3 जा फिर 477 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट्स का जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन मान लो कर लें कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम फॉर सेकेंड ऑर्बिट्स, फॉर सेकेंड ऑर्बिट्स। तो क्या करोगे, फिर एक फार्मूला लगाओगे। फार्मूला तो यही रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। क्या R यहाँ पे क्या लिखोगे 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाला, लेकिन किसके लिए, हीलियम के लिए। तो ये इक्वल होगा कितना 53 पिकोमीटर इंटू सेकेंड के लिए निकालो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी थी हीलियम में। तो सब बोलेंगे कि सर पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और 2 होगा तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और जब 2 हो जाएगा तो ये 2 2 जा 4 होगा, और फिर 2 से डिवाइड होकर 2 ही रह जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, 106 पिकोमीटर। तो ये तो हो गया रेडियस का फॉर्मूला और इससे कैसे रेडियस निकाला जाए। हम चाहें तो इस फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डिराइव करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस फार्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों इतना। अब देखो जो फार्मूला, जब आपने रेडियस निकालना सीख लिया, या बोहर ने ये प्रूव कर दिया कि रेडियस इस तरह से निकाला जा सकता है इस फार्मूले से, तो उसका हमको बेनिफिट क्या मिला, उससे हमको क्या चीज़ क्लियर हुआ। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से बनाते हैं प्रोटॉन, उसके साथ न्यूट्रॉन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसमें अब जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आई वो कितनी आई, वो आ गई 53 पिकोमीटर। सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस आया वो कितना होगा, वो आपका था 212 पिकोमीटर। थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस आया वो कितना हो गया, अब वो हो गया आपका 477 पिकोमीटर। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो रेडियस है वो अपने कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रेडियस में ऐसे नहीं रहेगा। इससे एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि मतलब यहाँ 53 है तो 54 वाला भी हो सकता है, 55 का भी हो सकता है, 56 का भी हो सकता है, 57 का भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकती है, मतलब यहाँ भी ऑर्बिट्स हो सकती है, यहाँ भी ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है क्या ऐसे उल्टी सीधी जगह नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक फिक्स वो चाहिए, फेज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और यही स्टेशनरी फेज या स्टेशनरी ऑर्बिट, TION आ रही है, TIONARY,
स्टेशनरी फेज। तो ये स्टेशनरी फेज का जो कॉन्सेप्ट था वो इस फार्मूले से सुलझा लिया गया। क्लियर कि इलेक्ट्रॉन जो है अब ऐसे एरो गैरो किसी जगह पर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक फिक्स जगह पे रहेगा और उसी में रिवॉल्व करेगा और उस फेज को बोलेंगे स्टेशनरी फेज। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा बाय द हेल्प ऑफ रेडियस। ठीक है, अब आते हैं इनके दूसरे फार्मूले पे, और वो दूसरा फार्मूला किसके लिए है, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए इन्होंने क्या फार्मूला दिया, तो इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया कि En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपान एन, इंटू जेड स्क्वायर अपान एन, सॉरी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, दोनों रहेगा स्क्वायर। इन्होंने ये फार्मूला दिया। पहले फार्मूले के लिए थोड़ी सी बात करते हैं। ई से हो गया आपका एनर्जी, किसकी एनर्जी, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। ई हो गया आपका एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। एन क्या हो गया, एन यहाँ भी वही है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो यूनिट्स है एनर्जी को मेजर करने के लिए। ये हम जब डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कैसे आया ये। जेड फिर वही होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कह लो आप, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, अब इसके लिए इससे क्या होगा, इससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब बोहर के जो दोनों फार्मूले थे वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही यूजफुल थे और उन्हीं पे वो वर्क करते थे। अदर पे इनका वर्क नहीं होता है। अदर पे किसका वर्क होता है वो भी फार्मूला जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे वो आता जाएगा। तो स्टूडेंट सपोज यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom for first, second, third and fourth orbits। ठीक, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैलकुलेट करनी है क्या, एनर्जी, तो ये फार्मूला होगा। किसकी करनी है, फर्स्ट की करनी है, तो लिख दिया हमने E1H। मतलब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करने, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया E1H जो कि इक्वल होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो E1H इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो रख दोगे। ये हो गया 1 का होल स्क्वायर और ऑर्बिट भी कितनी है, 1 ही है, तो ऑर्बिट भी कितना रख दिया, 1। तो ओवरऑल हमको E1H की वैल्यू कितनी मिल गई, E1H की वैल्यू कितनी मिल गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम कह सकते हैं कि E1H इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कह सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इक्वल होगा किसके, E1H के। तो एक फार्मूला यहाँ पे और बन सकता है, वो कौन सा, अब हम लिखेंगे En इज इक्वल टू E1H इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो एक फार्मूला आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सेकेंड ऑर्बिट में देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, लिखोगे E2H इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इंटू फिर वही जेड की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन ही है, तो 1 स्क्वायर अपान। अब सेकेंड ऑर्बिट आ गया, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। अब 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 -3, फिर 4 4 जा 16।
तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट को देखते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या करोगे, लिखोगे E3H इक्वल टू -13.6, फिर वही प्रोटॉन का तो नंबर वही रहेगा अपान ये कितना 3 3 जा 9, 3 का होल स्क्वायर और 3 3 जा 9, 9 से इसको करोगे तो 9 1 जा 9 माइनस फिर कितना बचा यहाँ पे 3, तो 9 5 जा 35, फिर 9 1 जा, तो थर्ड के लिए हो गया आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे से हम सब जगह मीन्स सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसका फंक्शन क्या उसकी बात करेंगे। हम फोर्थ ऑर्बिट्स के लिए निकालते हैं, ये अलग है। फोर्थ ऑर्बिट्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, E4H इज इक्वल टू -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 का होल स्क्वायर अपान फोर्थ के लिए हो जाएगा तो कितना 16 हो जाएगा 4, और जब 16 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमको याद है, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, या याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमको तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। तो स्टूडेंट्स इससे क्या मिल गया हमको, कि हमको किसी का भी एनर्जी मिल गया। ठीक, तो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हम इस तरह से निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ बोहर के इस फार्मूले से। ठीक, लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, ये एप्लीकेबल है सिर्फ बोहर, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर जो थोड़ा सा उसमें लेके आते हैं एटम के केस में, तो एटम के केस में हम जब इसको लेके आते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकलता है। देखो कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि मान लो ये हो गया हमारा प्रोटॉन्स और ये हो गया न्यूट्रॉन्स, यानी ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो कितनी निकल के आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की कितनी निकल के आई, सेकंड की आई आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की कितनी निकल के आई, थर्ड की निकल के आई तुम्हारी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ की देखो कितनी निकल के आ रही है, तो फोर्थ की निकल के आ रही है तुम्हारी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या माइनस। अब देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, सबको पता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आ रही है उसमें क्या आ रहा है, उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, सब जगह पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सब जगह पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी क्या रहती है, थोड़ी सी मेंटेन रहती है। ठीक, तो मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ रही है, तो प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव है, तभी जो है इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, उस पर ध्यान देना। जैसे जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड ऑर्बिट था, ये थर्ड ऑर्बिट था, ये फोर्थ ऑर्बिट था। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट्स दूर होते जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है नेगेटिव से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे -13.6 था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, -3.4 वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, -1.1, और यहाँ पे -0.85। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, पावर है या फोर्स है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो ऐसे ऐसे जब इनफाइनाइट लेवल की, जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, और फिर क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से ये एक हेल्प मिला कि अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव कैरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और नेगेटिव कैरेक्टर जो है
वो ऑर्बिट्स बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पूरा का पूरा नेगेटिव कैरेक्टर खत्म हो जाता है और वो जीरो हो जाता है, और जैसे ही जीरो होता है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या करता है, जंप करके बाहर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होती है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जीरो होगी ये पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, अब हमने आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट में इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ना कि नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो इनफाइनाइट हमने लिख दिया फॉर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स के लिए। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स के लिए जब रखेंगे तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स के लिए अगर जो हम रखते हैं वैल्यू तो पहले क्या करते हैं, इसको निकालने से पहले हम कुछ एनर्जी के टर्म्स पढ़ लेते हैं, तब इसको निकालते हैं लास्ट में। जैसे हमको पता है कि अगर इसी चीज़ को एक ग्राफ से प्लॉट किया जाए, ग्राफ से प्लॉट किया जाए मतलब हम इस एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये हो गया हमारा +4, ये हो गया प्लस, हाँ ऐसे करते हैं, इस +4 के बाद सीधे हमने ले लिया 0, 0 के बाद -4, -8, -12, -16, -20, -24। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब देखो अगर ये एक कोई एनर्जी का ग्राफ है तो उसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि मतलब जो एनर्जी का टर्म है, एनर्जी का टर्म मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी वो कितनी है, 13 - 13.6, तो जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -13.6। ये किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो गया। सेकेंड ऑर्बिट का कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया वो -3.4, मतलब इस साइड चल रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर कितना आ गया सीधे 1.51, किसके लिए, थर्ड के लिए। 1 तो 0 के नीचे होगा, 1.51 ये लिख लिया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -0. अब देखो इसी के पास फिर यहीं से डाउन साइड, मतलब जो ग्राफ का लेवल है वो धीरे धीरे देखो एकदम क्लोज होता जा रहा है। यहाँ पे कितना है, -0.85, और अगर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अब एक चीज़ देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर जो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है या थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में जाता है तो उसमें कुछ एनर्जी का गैप मिलता है। ठीक है, उतना कुछ एनर्जी का उसमें क्या मिलता है, गैप मिलता है। कैसे, जैसे अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है तो ये एनर्जी का गैप क्या है, लार्ज है, बड़ा है। उसके बाद देखो एनर्जी का जो गैप है ये क्या हो रहा है, बहुत ही कम होते जा रहा है ना। क्यों कम होते जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियस है उसने फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से, बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। फिर जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन होगा क्या होगा, पुअर होगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जब पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम ही एनर्जी में क्या किया जाता है, बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन फिर सेकेंड ऑर्बिट से यहाँ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल करें, अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, मान लो टोटल एनर्जी निकालें E, तो वो क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो सपोज हमको निकालना है 1 से 2 का, ठीक है, 1 से 2 निकालते हैं, या 1 से 3 निकाल लेते हैं, 1 से 3 निकालते हैं। चलो फर्स्ट से लेके थर्ड का निकालते हैं। सो 1 से थर्ड निकालते हैं तो फाइनल कौन होगा, फाइनल होगा थर्ड, और इनिशियल कौन होगा, फर्स्ट। वैल्यू पुटअप करो, थर्ड की वैल्यू कितनी है, -1.51, ठीक, और इनिशियल की वैल्यू कितनी है, -13.6, ठीक। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होगा 13.6
ये होगा -1.51, ठीक। प्लस माइनस माइनस होगा फिर से, लेकिन चार्ज बड़े का लगाएंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 13.6 माइनस 1.51, ठीक। ये हो जाएगा 5, 3 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, या इसको और जीरो करते हैं, इसको ऐसे जीरो कर लेते हैं और अब लिखते हैं 1.50, तो जीरो होगा, 6 में से 5 गया तो हो जाएगा आपका 1, और 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा 1। तो मीन्स कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो वो कितना करेगा, वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। उसका मतलब खा जाएगा, वो भी किस में खाएगा, पॉजिटिव में खा रहा है। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये कौन सा समय आ गया कि एनर्जी अगर जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंज्यूम की जा रही है तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक। अब दूसरे साइड से देख लेते हैं, अब 3 से इसको फिर से 1 में लेके आओ, तो एनर्जी लिखते हैं E फाइनल माइनस E इनिशियल, ठीक। फाइनल की फिर से होगा, अब यहाँ पे फाइनल कौन रहेगा, फाइनल यहाँ पे रहेगा 1, और इनिशियल कौन रहेगा 3, क्योंकि ये चल रहा उल्टा, यहाँ तो 3 to 1 चलना है। तो अब 1 की वैल्यू इधर रख दो, कितना हो जाएगा, -13.6 माइनस 1 उधर ले जाओ, कितना होगा, -1.51, फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और होगा 1.51, उसके बाद ये होगा आपका 13.6, फिर से वे प्लस माइनस करेंगे, और इस बार चार्ज बड़े का लगेगा, और लगेगा किसका, -13.6 का, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो एक साइड से क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो अब इसमें समझना ये कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट तक चलेगा तो उसकी एनर्जी किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। और अगर जो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, ठीक। और इलेक्ट्रॉन तब तक एटम से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि वो इनफाइनाइट फेज पर नहीं पहुँच जाता है, और इनफाइनाइट फेज में पहुँचने पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। जैसे हम मान लो रख लेते हैं, मान लो यहीं पे रख लेते हैं, इनफाइनाइट रख लेते हैं, चलो यहीं पे रख लेते हैं। अगर हम इनफाइनाइट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करें, इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू पुटअप करें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², ठीक। हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे, ठीक है। तो क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट स्क्वायर। और सबको पता है, या जिसको नहीं पता हुए हमने माइंड में सेट कर लो कि अगर इनफाइनाइट से किसी भी डिजिट्स को डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक। और अब देखो एनर्जी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ पे 0 हो गई, इनफाइनाइट ऑर्बिट में। और इनफाइनाइट ऑर्बिट में जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी वैसे ये पॉजिटिव वाला बेचारा इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बोहर के द्वारा दिए गए, ठीक है। और इन फार्मूलाज से हम निकालते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ की एनर्जी और ऑर्बिट्स की रेडियस। कल के वीडियो में इसका डेरिवेशन भी कर देंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। और डेरिवेशन करने के बाद ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको और समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।